हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे एल्कोहल क्लासिफिकेशन और एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आइसोमेरिज्म है एल्कोहलों में, तो हम ये कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड एल्कोहल शो द फॉलोइंग थ्री टाइप्स आइसोमेरिज्म। यानी टोटल थ्री टाइप्स आइसोमेरिज्म इनके अंदर हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड एल्कोहल शो थ्री टाइप्स आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म, जिसको आप CI भी बोलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आपको पता है, हम 11th में भी पढ़ के आए। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी? जर्नल फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल पेरेंट कार्बन चेन हमें क्या करनी है? डिफर करनी है। लेकिन याद रखना है, जब जब चेन आइसोमेरिज्म हम बनाएंगे या चेन आइसोमर हम बनाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों को ये लगता है कि इतने आइसोमर होने चाहिए, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को चेंज करके उसको चेन आइसोमर में काउंट करता है, जो कि गलत है। हमें चेन आइसोमर्स में क्या ध्यान रखना है कि हमारा जर्नल फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में वो आपके डिफर हो जाने चाहिए। क्लियर? और जब जब चेन आइसोमर बनेंगे फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को चेंज नहीं किया जाता। सबसे पहले चेन आइसोमर से रिलेटेड कुछ बात आप देखें। एल्कोहल कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम, ऐसा कोई भी एल्कोहल जिसमें या तो कार्बन एटम कितने हो 4 या 4 से अधिक, वो चेन आइसोमेरिज्म CI शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक। इसके अंदर होगा क्या? डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू OH ग्रुप। जिस चेन से OH ग्रुप जुड़ा होगा उस चेन को हम क्या करेंगे? डिफर करेंगे, चेंज कर देंगे। देन चेन आइसोमर या आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH डज नॉट चेंज। यानी जब जब चेन आइसोमर आप बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। अब आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा कैसे? तो याद रखना है कि आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलने वाली बोर्ड एग्जाम के अंदर कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है या चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करो। आपको कोई एक फॉर्मूला वो देगा, उस फॉर्मूले के चेन आइसोमर आपसे बनवाएगा, तो आपको चेन आइसोमर बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मिला C4H10O, और इस एग्जाम्पल के आपसे वो चेन आइसोमर बनवाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है जिस फॉर्मूले के वो हमें आइसोमर बनवा रहा है उस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। तो इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट एग्जांपल जो हम बनाएंगे वो कितने कार्बन की चेन बनाएंगे? 4 कार्बन की एक चेन बनाते। देखो CH3 CH2 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 OH। नाम क्या होगा? 1, ये अपना सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 ऑल। सेकंड एग्जांपल आपको ऐसा बनाना है जिसका फॉर्मूला तो C4H10O रहे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन क्या रहेगी? 1। लेकिन आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 नहीं होने चाहिए। बस इतना सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल है। आपको अब सेकंड एग्जांपल बनाते समय केवल इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 हो, लेकिन उसकी पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की नहीं होनी चाहिए और OH ग्रुप 1 पोजीशन पर ही रहना चाहिए। अब हम 5 कार्बन की चेन बना नहीं सकते क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है उसने? 4। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब 5 की नहीं बनेगी, 4 की बनानी नहीं है, तो कितने कार्बन की चेन बना सकते हैं? 3 की। 1 2 3 और ये लगा दिया OH। आपके पास एक कार्बन बचा हुआ है, इस कार्बन को आप यहां अगर जोड़ते हैं तो देखना 1 2 3 4, वापस से चेन कितने की? 4। और अगर इसको यहां जोड़ते हैं 1 2 3 4, तो वापस से चेन कितने की? 4। तो हमारे पास एक पोजीशन बनी, बीच वाले कार्बन के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3
CH3 CH2 CH, पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। फॉर्मूला चेक करें, चेंज तो नहीं हुआ, 1 2 3 4, कार्बन 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 2 9 1 10। तो इसकी काउंटिंग देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाम देखें क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कितने कार्बन की चेन हुई, 3 कार्बन। ऊपर पेरेंट चेन में कार्बन कितने थे, 4। दोनों का जर्नल फॉर्मूला क्या है, C4H10O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों में पेरेंट कार्बन चेन कितने की, एक बार 4 की और एक बार 3 की। क्या इस फॉर्मूले के 2 कार्बन की कोई पेरेंट चेन बनेगी, नहीं बन सकती। दोनों में OH की पोजीशन आपने चेंज की क्या, नहीं। ऊपर ब्यूटेन 1 ऑल है, नीचे प्रोपेन 1 ऑल है। तो दीज एग्जांपल आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, CI, चेन आइसोमेर। तो ये बात कंफर्म कर लें, चेन आइसोमर बनाते समय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, पेरेंट कार्बन चेन डिफर कर देंगे और फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो टाइप है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, PI। अब क्लियर हो रहा है नाम से। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, कार्बन की चेन भी सेम कार्बन की रहेगी, केवल आपको पोजीशन चेंज करनी है, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। अब हमारे टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं हम, एल्कोहल। एल्कोहल बोले तो OH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट कार्बन चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को क्या करना है, डिफर करना है। तो याद रखना, जब जब फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन चेंज करेंगे, पेरेंट कार्बन चेंज डज नॉट चेंज, पेरेंट कार्बन चेन को चेंज नहीं करना है। देखना, एल्कोहल कंटेनिंग 3 और मोर कार्बन एटम सो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे एल्कोहल जिनके अंदर कम से कम कितने, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम हैं, वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड, इन पोजिशनल आइसोमेरिज्म PI के अंदर पेरेंट कार्बन चेन डज नॉट चेंज, ये याद रखना है। क्लियर। आपको कोई एग्जांपल मिला, C3H8O, और इसके आपको क्या बनाने हैं, PI बनाने, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो आपने 3 कार्बन की एक चेन बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH2 CH2 OH, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग OH की तरफ से 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 2 7 1 8, हाइड्रोजन 8, 1 ऑक्सीजन। नाम क्या बनेगा बोलो, प्रोपेन 1 ऑल। अब सेकंड एग्जांपल बनाते समय आपको क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन को चेंज नहीं करना। कितने कार्बन की है, 3 की, लेकिन ऑल कौन सी पोजीशन पर है, 1। OH की पोजीशन को चेंज कर देना है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जब चेंज करेंगे तो आप सेकंड एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, इस OH ग्रुप को फर्स्ट से हटाकर कहां ला सकते हैं, सेकंड पर। तो आप सेकंड एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं, देखना, CH3 CH CH3 OH। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, आपकी चॉइस चलेगी, कहीं से भी करें, 1 2 3। नाम क्या लिखा जाएगा बोलो, प्रोपेन 2 ऑल। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 3। क्लियर। अच्छा, पहले वाले में पोजीशन 1 ऑल, दूसरे वाले में पोजीशन 2 ऑल। अच्छा, क्या इस OH ग्रुप को हटा के 3 पर ला सकते हैं, किसी के मन में ये विचार आ रहा हो 1 से 2 पर लाए तो 2 से 3 पर, नहीं। जैसे ही OH को उठा के कहां लगाएंगे, 3 पोजीशन पर, काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी और वापस OH कहां जाएगा, 1 पोजीशन पर। तो C3H8O के टोटल PI, टोटल पोजिशनल आइसोमर कितने बनेंगे, ओनली 2। तो ये दोनों एक दूसरे के ईच अदर पोजिशनल आइसोमर। क्लियर। तो याद रखना है, चेन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन चेंज करनी है, फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को चेंज नहीं करना, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में
पेरेंट कार्बन चेन चेंज नहीं करनी, फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन को क्या करना है, डिफर करना है। अब दोनों की कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो चेन आइसोमर है या चेन आइसोमेरिज्म है, उसे शो करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, जबकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? तो याद रखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट कार्बन चेंज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन डज नॉट चेंज। देन पोजिशनल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट कार्बन चेन सेम, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप चेंज। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम होने चाहिए, चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कोई एग्जांपल मिला और एग्जांपल मिला C4H10O और इसके वो आपसे क्या बनवा रहा है, PI बनाओ, PI पोजीशन आइसोमर बनाओ इसके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूले में आपको टोटल कार्बन दिख रहे हैं उतने कार्बन की एक सीधी ही स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। ये लो, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन 4 CH3 CH2 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 OH, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, काउंटिंग OH की तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कार्बन तो कंप्लीट, हाइड्रोजन चेक करो 10 होने चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। ओके, नाम लिखें ब्यूटेन 1 ऑल, पेरेंट कार्बन चेन कितने की, 4 की, ठीक। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1। अब आपको क्या करना है, ये तो 4 की ही रखनी है पेरेंट चेन, तो केवल OH की पोजीशन को 1 से हटा के 2 पर ले आए। देखना CH3 CH2 CH3 OH 1 2 3 4, ठीक। ये आपकी मेन चेन 1 2 3 4, कार्बन 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन काउंट करो 3 4 5 2 7 3 10 कंप्लीट हो गए। IUPAC नेम ब्यूटेन 2 ऑल। अब आपने ब्यूटेन में चेंज की क्या, नहीं, ऊपर भी कार्बन कितने थे, 4, नीचे भी कार्बन कितने, 4, लेकिन पोजीशन ऑल की पहले क्या थी, फर्स्ट, अब ऑल की पोजीशन क्या हो गई, 2। अब क्या आप इस OH को 2 से उठा के 3 पर ला सकते हैं? कुछ बच्चों को लग रहा है बिल्कुल ला सकते हैं, सर नहीं। जैसे ही OH को उठा के 2 पर लाएंगे, सॉरी 3 पर लाएंगे इधर, तो जो काउंटिंग इधर से की ना आपने 1 2 3 4, वो इधर से होने लगेगी क्योंकि OH इधर से पास पड़ेगा, नियरेस्ट हो जाएगा ना फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4, तो वापस क्या बनेगा, 2 ऑल। और अगर OH इस पोजीशन पर जोड़ा तो ये 1 पोजीशन, तो वापस क्या बनेगा, 1 ऑल। तो ये दोनों एक दूसरे के ईच अदर आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर या PI। क्लियर? तो ये 2 टाइप्स के आइसोमर थे, चेन एंड पोजीशन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यहां लिखा नहीं ग्रुप, ठीक। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों में, वो निश्चित होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमेरिज्म ये आइसोमर बनाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, बिकॉज ईथर एंड एल्कोहल जर्नल फॉर्मूला सेम। देख लें एक बार, मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड एल्कोहल कंटेनिंग 2 और मोर कार्बन एटम, सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर विद ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, ईथर के साथ। both have the same journal molecular formula CnH2n plus 2O। या आपको याद हो तो इसका एक फॉर्मूला मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, ऐसे भी लिखते हैं इसको CnH2n plus 1OH। क्लियर? याद रहेगा, ईथर और एल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर या जनरल फॉर्मूला सेम, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर? अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने के लिए आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं। तो यहां 3 बातें तो यह आई कि चेन आइसोमर अगर हमें बनाना है तो किसी भी एल्कोहल में चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 4। जबकि उसी एल्कोहल के द्वारा अगर पोजीशन आइसोमर हमें शो करने हैं या बनाने हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 3। और अगर वही एल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाए तो उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 2। अगर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 या मोर देन 2 हैं तो ऐसे एल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये क्लियर कर ले इस क्लास के अंदर, ऑलवेज ईथर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि लवानी असर पढ़ाएंगे तभी ईथर के साथ होगा और 12th में पढ़ेंगे तो ही ईथर के साथ होगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी जगह हमेशा जब जब एल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने होंगे तो एल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोथ ईथर एंड एल्कोहल हैव द सेम जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2O, या याद करो लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था? CnH2n+1OH। लेकिन एक कंडीशन है, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए अगर हमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर n ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो हमारा ईथर नहीं बन पाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी को डाउट हो तो देखो। एग्जांपल मिला सबसे सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया नंबर ऑफ कार्बन 2 का, C2H6O। आप देखो इस एग्जांपल के अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एग्जांपल मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मिला, उसमें कार्बन एटम जो थे उस कार्बन एटम के अकॉर्डिंग आपने एल्कोहल बनाया। तो कितने कार्बन का एल्कोहल बनेगा? 2 कार्बन का एल्कोहल बनने वाला है। तो हम एक एग्जांपल बना रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 लेकर एल्कोहल CH3CH2OH। बोलो IUPAC नाम 1 2। इथेनॉल लिख सकते हैं, इथेनॉल। ओके, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एग्जांपल बनाते समय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज कर दिया हो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2, कार्बन 2 थे, आपको हाइड्रोजन कितने दिए उसने 6, काउंट करो आपने कितने यूज किए, 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन कितना यूज किया? 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है साहब, एल्कोहल बना दिया। क्या बनाना है दूसरा? बड़ा इजी है। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कहां जाएंगे? ईथर में जाएंगे। अब एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप याद करो कौन? O। दोनों साइड से वैलेंसी फ्री। एग्जांपल में सेकंड लेके आ रहा हूं, यहां देखना, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी फ्री। नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास? बोलो फटाफट मेरे साथ चलते चलो। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2। आपकी चॉइस चलेगी साहब, एक कार्बन इधर लगा दिया, एक कार्बन इधर। और कोई चॉइस है क्या आपके पास? है ही नहीं, चाहकर भी नहीं लगा सकते, इसलिए चाहने की जरूरत ही नहीं है। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। बोलो कार्बन की वैलेंसी 1, टोटल बॉन्ड कितने? 4। बॉन्ड कितना बना लिया? 1। कितने बना सकता है? 3। छोटी छोटी बातें लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि 11th में आप पढ़ के आ रहे हो। कितने? CH3। बोलना वैलेंसी 1 कंप्लीट हो रही है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी टोटल वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होगी, 1 कंप्लीट हो गई, कितनी बचे? 3। तीनों किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। देखना ये फॉर्मूला हो गया क्या? 1 2 कार्बन पूरे, हाइड्रोजन 3 3 6 और O। क्लियर? फॉर्मूला तो सेम है। नाम लिख दो जो आपको पसंद हो, कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम कैसे लिखते हैं आपको ये देखना होता है कि ईथर कैसा है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिकल है। दोनों तरफ के ग्रुप अगर सेम तो ईथर सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल, दोनों तरफ के ग्रुप डिफरेंट तो ईथर अनसिमेट्रिकल। अगर ईथर सिमेट्रिकल है तो कॉमन सिस्टम के अंदर ईथर को क्या लिखा जाएगा? डाई एल्किल ईथर। और अगर अनसिमेट्रिकल होता तो अल्फाबेट, जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो ग्रुप पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में, और लास्ट में क्या लगाएंगे? ईथर। तो अगर हम कॉमन नाम की चर्चा करें, ईथर सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ ग्रुप सेम है, 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई, ग्रुप के लिए मिथाइल, और अंत में ईथर। आप चाहे नहीं, मुझे तो IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम याद करो कैसे लिखते थे? ईथर का IUPAC नाम एल्कोक्सी एल्केन, छोटा ग्रुप एल्कोक्सी, बड़ा ग्रुप एल्केन। यहां तो दोनों ही ग्रुप सेम है, आपकी चॉइस चलेगी। एक को एल्कोक्सी बोले तो मिथॉक्सी, दूसरे को एल्केन बोले तो कितने कार्बन की एल्केन? 1 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी
मीथेन। क्लियर? अब ये दोनों एग्जाम्पल, ये और ये, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। तो याद रखना, फंक्शनल आइसोमर जो होंगे वो ऑलवेज टू होंगे, एक एल्कोहल होगा तो दूसरा कौन होगा? ईथर होगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल कोई भी मिल सकता है, रटना नहीं है। आप एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल लिखा C3H8O और उसने आपसे कहा कि इसके फंक्शनल आइसोमर बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस एग्जाम्पल का या तो एल्कोहल बनाओ या ईथर बनाओ। आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल बना लो। ये लो, हमने पहला एग्जाम्पल एल्कोहल बनाया। बोलो कितने कार्बन का एल्कोहल बनाना है? 3 कार्बन का। CH3 CH2 CH2OH। नाम क्या लिखेंगे? सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। अब रटना नहीं है साहब कि OH 1 पर ही लगाना है, स्टूडेंट की चॉइस है। आप अगर 1 पर नहीं लगाते तो 2 पर लगाते, नाम क्या लिख देते? प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन बनाना कौन है आपको? एल्कोहल बनाना है। अब एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमर या आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ईथर के साथ। तो इसी फॉर्मूले का नेक्स्ट एग्जांपल जब बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाना है? ईथर में। कर दो। ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ऑक्सीजन। दोनों वैलेंसी फ्री। अब आपके पास देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। अब आपकी चॉइस चलेगी, अगर एक कार्बन इधर लगाया तो कितने कार्बन बचेंगे? 2। 2 कार्बन इधर लगाएंगे। नहीं सर, मैं तो एक इधर लगाऊंगा। बिल्कुल लगा, तो 2 कार्बन किधर बचेंगे? इधर। आपकी चॉइस है, रटना कुछ भी नहीं है। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। क्या फॉर्मूला यही है? चेक कर लो। 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8। क्लियर? और 1 ऑक्सीजन। बोलो IUPAC नाम लिखें, एल्कोक्सी, एल्केन। छोटा ग्रुप ये है तो एल्कोक्सी में कितने कार्बन? 1। तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 2। एथेन। कॉमन नाम लिखते इसका, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ ग्रुप समान या अलग अलग? डिफरेंट। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में अल्फाबेट। बोलो इस ग्रुप का नाम इथाइल, इस ग्रुप का नाम मिथाइल। तो क्या नाम लिख सकते हो इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर? तो याद रखना, एल्कोहल ऑलवेज ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। और इसके लिए हमारे पास कम से कम एल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 2। जबकि चेन आइसोमर अगर बनाने हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 4। और अगर पोजीशन आइसोमर बनाने तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक नोट डाला है मैंने यहां विशेष, क्योंकि एक चौथे प्रकार की आइसोमेरिज्म भी एल्कोहलों में शो होती है। क्या है? उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, उससे पहले नोट आप एक बार देखें। इफ एल्कोहल हैविंग, यदि कोई एल्कोहल रखता है काइरेल कार्बन एटम, 11th में भी आया था ये वर्ड, आपको बताया था बहुत अच्छे से। या काइरेल कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना, ऐसा कोई एल्कोहल जिसके अंदर काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो या अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उस एल्कोहल के द्वारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो की जाती है। अब जिन बच्चों को नहीं पता या भूल गए काइरल कार्बन एटम या अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम किसे कहते हैं, तो एक बार याद करो, मैं आपको याद दिला दूं। ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, स्पीसीज से जुड़ी होंगी, वो कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम कहलाएगा? काइरेल या अनसिमेट्रिकल। जैसे मैंने कहा कि इधर कोई ग्रुप जुड़ा P,
इधर कोई ग्रुप Q, इधर कोई ग्रुप R और इधर कोई ग्रुप S। ये ग्रुप नहीं है, मैंने मान लिया PQRS एक डिफर कोई स्पीसीज या ग्रुप हैं। तो आप इस कार्बन को क्या बोल सकते हैं, मैं स्टार लगा देता हूं, ये कार्बन अब आपका क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन एटम। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कायरल कार्बन एटम है, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, तो उस एल्कोहल के द्वारा चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाए जा सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं आखिर ऑप्टिकल आइसोमर कहते किसे हैं। होने को तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिलहाल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। आपने एक एग्जांपल लिखा, ब्यूटेन टू ऑल, स्ट्रक्चर में बना दो इसकी, CH3CH CH2CH3OH। ये जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, कायरल। चेक कर लो, इस कार्बन के एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है, एथाइल, एक तरफ कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, और एक साइड में कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन। यानी चारों ग्रुप कैसे हो गए, डिफर। कैसा कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन एटम या अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है या कायरल कार्बन है, तो इसके अंदर कौन सी आइसोमर हमें देखने को आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, नाम से पता लग रहा है ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम बात करने हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं, सॉरी मिरर इमेज होंगे, और मिरर इमेज होने के साथ साथ एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते। मिरर इमेज तो हो लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज ना हो। जैसे मैं ये बोलूं, ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये इस तरीके से तो सुपर इंपोज हो जाते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में सुपर इंपोज नहीं होते। क्लियर। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज ना हो, और पीपीएल प्लेन पॉलराइज्ड लाइट जो है उसके प्रति उसका जो बिहेव होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर। जैसे आपने देखा किसी वस्तु की हम चर्चा करें, हमारे पैरों के दोनों जूते, राइट और लेफ्ट, दोनों पैरों के जूते दिखने में कैसे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन क्या दोनों पैरों के जूते एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो सकते हैं? क्या लेफ्ट पैर का जो जूता है वो राइट पैर के अंदर फिट हो सकता है, या राइट पैर वाला जो जूता है वो लेफ्ट के अंदर फिट हो सकता है? नहीं। मिरर इमेज होंगे, सुपर इंपोज नहीं होंगे। पीपीएल के साथ में पीपीएल के प्रति उनका बिहेव कैसा होगा, डिफर। कैसे डिफर, अगर एक पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा जो रूप होगा उसका वो पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। ईच अदर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, और दिस फिनोमेनॉन या ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम पहले इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। देखो आपको जो एग्जांपल दिया, मैं उस एग्जांपल का एक बार मिरर इमेज बना के दिखा देता हूं। हमने इस एग्जाम्पल को लिखा, ये सी की चारों वैलेंसी फ्री, एक तरफ हमने ग्रुप जोड़ा CH3, एक तरफ मैं इसको कंबाइंड करके लिख देता हूं C2H5। एक साइड में कौन है, OH, और एक साइड में कौन है, H। इसके सामने आपने ये मिरर लगा दिया, ये लो, ये मिरर है दर्पण। इस मिरर के अंदर हम इसकी इमेज देख रहे हैं, तो इसकी इमेज हमें ये दिखाई दे रही है, सी। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इमेज देखिए ना, कैसे दिखाई देता है, सर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर, ऐसे दिखाई देते हैं क्या? ऐसे दिखाई नहीं देते। आपका जो दायां वाला भाग है वो बाईं ओर, और जो बायां वाला भाग है वो दाईं ओर, यानी राइट लेफ्ट चेंज होते हैं, ऊपर नीचे चेंजेस नहीं आते। तो क्लियर, आपके ऊपर नीचे वाले ग्रुप चेंज होंगे क्या? नहीं। तो ऊपर कौन, CH3,
सर सर की जगह, पैर पैरों की जगह रहेंगे, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में, पलटी मार जाएगा। बोलो ओ OH किधर आएगा, ओ OH, और H किधर आएगा, इधर। ये कार्बन कैसा है, काइरेल, ये कार्बन एटम कैसा है, काइरेल। ठीक, ये मिरर है, मिरर है, ठीक। अब आप देखो ध्यान से, ये इसका मिरर इमेज है। जरूरी थोड़ी सा मैं यही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर ये बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। दोनों एक दूसरे के ईच अदर मिरर इमेज, क्या दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो रहे हैं? मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो क्या ओ OH किसके ऊपर आएगा, H के। H किसके ऊपर आने वाला है, ओ OH के। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के कौन से, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। अब इसमें एक जो फॉर्म है ना, ये पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो दूसरा वाला जो रूप होगा वो पीपीएल को एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज जो रोटेट करता है उसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और डेक्स्ट्रो को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से। कई बार स्मॉल डी की जगह हम चिन्ह यूज करते हैं पॉजिटिव चिन्ह, जबकि जो एंटी क्लॉक होता है उसे हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी, जिसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल एल से। और स्मॉल एल की जगह हम एक चिन्ह यूज कर सकते हैं, कौन सा, नेगेटिव। अगर आपने इसका नाम ये लिखा डी ब्यूटेन टू ऑल, तो ये 100% क्या लिखना पड़ेगा, एल ब्यूटेन टू ऑल। मींस ये ब्यूटेन टू ऑल का वह रूप है जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यह कौन सा रूप होगा जो पीपीएल को एंटी क्लॉक रोटेट करता है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस ब्यूटेन टू ऑल, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस ब्यूटेन टू ऑल। डेक्स्ट्रो लेवो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज लेवो। क्लियर। अब पीपीएल क्या है, जो एक लाइट का जो सोर्स है, उस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, उस लाइट के सामने अगर हम निकोल प्रिज्म रख दें, तो उस निकोल प्रिज्म से निकलने वाली जो लाइट होगी वो उस समय पीपीएल कहलाएगी। और उस पीपीएल को जो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनते हैं, और जो एंटी क्लॉक रोटेट कर देते हैं वो लीवो रोटेटरी बनते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन या चर्चा करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, वहां कंप्लीट ये टॉपिक हमें मिलेगा। तो फिलहाल हमें एल्कोहल के अंदर ये याद रखना था कि ऐसे एल्कोहल जो कायरल कार्बन एटम रखते हैं या जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, वो एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर कभी भी सुपर इंपोज नहीं होते। और सुपर इंपोज नहीं होंगे तो वो पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एक क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो, एक एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो, और दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे जीएमपी। जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के मेथड। यहां से ऑर्गेनिक की रिएक्शन, केमिकल्स इक्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो एल्कोहल बनाने के मेथड हम देखते हैं, एल्कोहल किस किस मेथड के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड हम देखेंगे वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं कॉमन सिस्टम में, एल्किल हैलाइड। तो याद रखना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी किसी भी एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। कैसे, अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड हमने लिया RX, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH NaOH, कोई सा भी ले सकते हो, एक्वस लेंगे, एक्वस KOH या NaOH। KOH की जगह आप NaOH का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी, यहां से Na, यहां से X, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, NaX, NaX बाहर निकालेंगे, जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहां से जोड़ेंगे, R पर कौन आके जुड़ेगा, OH, और क्या बनने वाला है, ROH, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एल्कोहल। ठीक है। रिएक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी कोई एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन किसके साथ रिएक्ट करे, एक्वस KOH या NaOH, आपकी चॉइस चलेगी, आप एक्वस NaOH ले सकते हैं या एक्वस KOH का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एक्वस KOH और NaOH के बारे में आप सीधा सा सुन लें एक बार। कहीं भी अगर एक्वस KOH और NaOH की चर्चा हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही रिएजेंट ऐसे होते हैं, ये केवल वहां रिएक्शन करते हैं जहां हेलोजन होता है। इनके बारे में अगर हम ये कहें कि नो हेलो नो रिएक्शन, अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन नहीं है तो वहां एक्वस KOH और एक्वस NaOH कोई रिएक्शन नहीं करेगा। फंक्शन क्या है इनका, एक्वस KOH और एक्वस NaOH का फंक्शन X को रिप्लेस करते हैं किससे, OH से। X हटाते हैं, OH लगाते हैं, X हटाओ OH लगाओ, या नो हेलो नो रिएक्शन, अगर हेलोजन नहीं है तो ये दोनों रिएजेंट वहां कोई रिएक्शन नहीं करने वाले। आप इसका एग्जांपल देखें, हमने इसी का एग्जांपल लिया, कोई भी अपनी चॉइस से आप एल्किल हैलाइड यूज कर सकते हैं। आपने एल्किल हैलाइड लिया CH3 CH2 Cl, नाम क्या लिखेंगे, एथाइल क्लोराइड। क्लियर। रिएक्ट विद NaOH, कौन सी फॉर्म में, एक्वस। याद रखना ये एल्कोहलिक और एक्वस दोनों फॉर्म में काम आता है और दोनों ही फॉर्म में इनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो एक्वस KOH या NaOH की चर्चा कर रहे हैं अभी हम। देखो रिएक्शन आप देख चुके, क्या होने वाला है, बोलो यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Na, यहां से कौन निकलेगा, Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, NaCl। ठीक है। जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ देंगे, CH3 CH2 कौन आके जुड़ेगा, बोलो OH, यानी जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ रहे हैं, CH3 CH2 OH, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 OH। कॉमन नाम लिखें तो ग्रुप कौन सा है, एथाइल एल्कोहल। IUPAC में लिखते तो डायरेक्ट इथेनॉल। क्लियर। तो याद रखेंगे एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम एल्कोहल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो हम रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH, एक्वस NaOH या एक्वस KOH टू फॉर्म एल्कोहल। क्लियर। दोबारा देख लो, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH टू फॉर्म एल्कोहल। एग्जाम्पल आपकी चॉइस का होगा, हमें एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन के कंसेप्ट को पकड़ लेना है। रिएक्शन ये कहती है जब भी एक्वस KOH या एक्वस NaOH एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, हेलोजन हटाएंगे, OH लगाएंगे, जहां से हेलोजन रिप्लेस होगा उसी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, किसी को डाउट हो तो देखो, आपने लिखा CH3 CH2 CH3 Br, बोलो एल्किल हैलाइड का कॉमन नाम लिख दो, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर। रिएक्ट विद, रटना नहीं है कि NaOH लेना है, KOH लेके देख लो, एक्वस KOH। क्या कहता है कंसेप्ट, उसी के अकॉर्डिंग चलो। बोलो यहां से अब Na की जगह कौन आ गया, K निकलेगा, यहां से कौन निकलेगा, Br निकलेगा, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, KBr। ठीक। जहां से Br निकला वहां कौन आके जुड़ेगा, OH, तो क्या बना CH3, सॉरी ये बैलेंस ही ज्यादा हो रही है, इसको ठीक कर लेना भाई, आपने भी ध्यान नहीं दिया किसी ने, ये एक्स्ट्रा था ना। ठीक है, तो देखो क्या बनने वाला है, CH3 CH CH3 बैलेंस ही फ्री, क्योंकि बॉन्ड यहीं से ब्रेक हुआ, कौन आने वाला है, OH, क्या बनेगा CH3 CH CH3 OH, नाम कॉमन ही लिख देते हैं, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर। तो फर्स्ट जो मेथड था
वाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH टू फॉर्म एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के आपके सिलेबस में दो मेथड हैं अलग अलग, तो इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ रहे हैं अलग अलग। पहला जो मेथड है वाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराना है आपको एल्कीन में। हाइड्रेशन का मीन्स आप समझ रहे हैं, एड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा एसिड की प्रेजेंस में। देखो इस रिएक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, आप किसी भी एल्कीन पर एसिड की प्रेजेंस लेंगे, प्रेजेंस डाइल्यूट H2SO4 की हम लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और एल्कोहल बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि एल्कीन आपको दो तरीके की मिल सकती हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन मिले तो वाटर मॉलिक्यूल का ऐड आपकी चॉइस से हो जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड द अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। 11th का याद आ रहा है कुछ? देख तो एक बार मैंने एग्जांपल लिखा। फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन एथीन react with water molecule in presence of dilute H2SO4। ओके, सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। कहां से ब्रेक होगा? ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, H वाला पार्ट पॉजिटिव, OH वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है, इधर आप देखो एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? एल्कीन में दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम कैसे हैं? सेम, तो सिमेट्रिकल। अगर डिफर होते तो अनसिमेट्रिकल। आपने देखा सेम है, इधर हाइड्रोजन दो इधर हाइड्रोजन दो, आपकी चॉइस चलेगी। आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं तो भी प्रोडक्ट सही बनेगा, आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं तो भी प्रोडक्ट ठीक बनेगा। क्लियर? तो आपने अपनी चॉइस से बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये नेगेटिव, ये वाला पार्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव। इस नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? नेगेटिव। हम यही तो कहते हैं, बॉन्डों को ब्रेक होने के बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ देख के लिखना होता है। अपोजिट चार्ज ऐड करने, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो बोलो जरा मेरे साथ, CH2 नेगेटिव पर जब H पॉजिटिव आके जुड़ा तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ? CH3 में। बॉन्ड कैसा बचेगा? सिंगल। CH2 पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? OH। और प्रोडक्ट क्या बना? एथेनॉल। ठीक, अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। हमने एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम prop1ene। ठीक है, पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें क्या एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन एटम सेम या डिफर? डिफर। तो एल्कीन कैसी हो गई? अनसिमेट्रिकल। याद करो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ का रूल? पॉजिटिव वाला चार्ज उस कार्बन की तरफ ले जाएंगे जिस पर हाइड्रोजन अधिक हैं, और नेगेटिव वाले चार्ज को उस कार्बन पर ले जाएंगे जिधर हाइड्रोजन कम है। तो अब ये पाई बॉन्ड आपकी चॉइस से नहीं टूटेगा। बस यही याद रखना है, इस रिएक्शन का यही कंसेप्ट है और कोई अंतर नहीं है इन दोनों के अंदर। आप इतना सा याद रखेंगे कि एल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ओके, आप देखते हैं, इस पर ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। बोलो वाटर मॉलिक्यूल को तो ऐसे ही आप ब्रेक करेंगे ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो ऊपर आपकी चॉइस थी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते थे और इधर भी आ सकते थे, बिकॉज एल्कीन इज सिमेट्रिकल। लेकिन यहां चॉइस नहीं चलेगी। अगर इधर देखें हाइड्रोजन 1, इधर देखें हाइड्रोजन 2, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर ले जाओ जिधर हाइड्रोजन अधिक हैं, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे। और अगर आपने बॉन्ड को इसके अपोजिट ब्रेक किया
तो रिएक्शन गलत हो जाएगी और प्रोडक्ट भी गलत बनेगा। क्लियर? अब आप ऑपोजिट चार्ज देख लो, CH पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, OH नेगेटिव, CH2 नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव पर OH और CH2 पर H जुड़ते ही CH3। नाम लिखें तो ये आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई। सिलेक्शन ऑफ चेन किया और 1 2 3 किया, बोलो भाई, बोल दो अब तो फटाफट, प्रोपेन टू ऑल। कोई डाउट? तो याद रखना है, alkene react with water molecule in presence of dilute H2SO4 to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, water molecule add according to Markovnikov rules. नेक्स्ट देखते हैं। आपके सिलेबस में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है, तो हमें यह देखना है कि ये रिएक्शन किस किस स्टेप के द्वारा कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म के अंदर हम उन सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं जिन स्टेप्स के द्वारा किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जिस प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं ना, H2SO4 आयनित होकर H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव आयन बनाएगा। ये लो, ये जो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव जो आयन बना, इसका ये H पॉजिटिव ही इस रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। देखो नाम, अभी हमने चर्चा की वाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो ऐड होगा उसमें एज ए कैटेलिस्ट की जो भूमिका में होगा वो कौन होगा, एसिड। क्यों होगा? क्योंकि यही एसिड क्या करता है, अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है और इस H पॉजिटिव के थ्रू रिएक्शन को क्या करता है, ये स्टार्ट करता है। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा पहले और एक आयन बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। कैसे अटैक करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया H2O, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, कौन आके अटैक करेगा, H पॉजिटिव आयन लोन पेयर पर जैसे ही जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के एक लोन पेयर इस बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, ऑक्सीजन के जैसे इलेक्ट्रॉन इसके लिए बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बना, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यह हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, उस एल्कीन से रिएक्ट करेगा जिस एल्कीन से आप एल्कोहल बनाने जा रहे हो। जैसे आपने एल्कीन ली प्रोपीन, ठीक है, नाम लिखें प्रोप 1 इन। पहले तो आप ये देखो कि एल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ हाइड्रोजन कैसे डिफर, तो एल्कीन कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल। अब इस पर कौन अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन। मैं हाइड्रोनियम आयन को स्ट्रक्चर में लिख दूं ऐसे, HOH पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। अनसिमेट्रिकल, याद रखना है बस इस रिएक्शन में इतना सा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाटर मॉलिक्यूल एड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। आप देखना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 पर, बड़ा इजी है, बिल्कुल हलवा चल रहा है, हलवा, आराम से देखते चलो। CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव, क्लियर? ये देखना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इस समय ऑक्सीजन कैसा हो रहा है, अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिए थे बॉन्ड बनाने के लिए, अब अपने इलेक्ट्रॉन वापस तो लेगा, वो उधारी तो दिए। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, यहां से H बिना इलेक्ट्रॉनों के पॉजिटिव के रूप में रिलीज होगा और इस नेगेटिव कार्बन पर आकर अटैच होगा और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कौन, कार्बोकैटायन। अब ये मत पूछ लेना कार्बोकैटायन क्या होता है, साहब सारी बातें पिछली क्लासों की हैं। देखना, CH3 CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव पर H पॉजिटिव आके जुड़ा, तो देखना क्या बना, CH3 CH पॉजिटिव, CH3, और यहां से ये क्या निकला, H2O, और ये, सॉरी,
ठीक है, ये जो कार्बोकैटाइन बना, इस कार्बोकैटाइन के साथ कौन बाहर निकलेगा? H2O। क्लियर? कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का, कार्बोकैटायन टाइप लिखना चाहें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन पर नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? वापस से वाटर मॉलिक्यूल, जो जल बाहर निकला है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। कैसे? देखो इधर CH3CH पॉजिटिव CH3 इस कार्बोकैटायन पर वापस वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। अब आपको पता है ये लोन पेयर कहां अटैक करेंगे? जहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जैसे ही लोन पेयर अटैक करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पर दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सोनियम आयन बना। CH3 ने अटैक किया, O पर दोनों तरफ H और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। क्लियर? दोबारा से देख लो, इस कार्बोकैटायन पर ऑक्सीजन ने लोन पेयर के थ्रू अटैक किया पॉजिटिव चार्ज पर। जैसे इस पॉजिटिव पर ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑक्सोनियम आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव का बाहर निकलना। कैसे? लास्ट स्टेप में इधर ले आओ इसको उठा के, CH3OHH O पॉजिटिव, लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन अपनी ओर और यहां से रिलीज कर देता है प्रोटॉन को H पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे ही H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म, और प्रोडक्ट बना CH3CH सिंगल बॉन्ड OH CH3, और प्रोडक्ट बना CH3CH सिंगल बॉन्ड OH CH3। नाम लिखना चाहें तो प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से हाइड्रेशन, एल्किन हाइड्रेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा देख लो, किसी को डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें। H2SO4 आयनित करेंगे H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और एक आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन उस एल्कीन पर अटैक करेगा जिस एल्कीन से आप एल्कोहल बना रहे हो। अगर सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड आपकी चॉइस से टूट जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, बॉन्ड टूटेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। हमने मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तोड़ दिया क्योंकि हमने एल्कीन कैसी यूज की? अनसिमेट्रिकल, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक हाइड्रोजन की तरफ, नेगेटिव और कम की तरफ, पॉजिटिव H प्लस आके जुड़ा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। लास्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन प्रोटॉन को लॉस करेगा। ये आप उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन को लॉस करना क्या कहलाता है? डीप्रोटोनेशन। और अपना फॉर्मूला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो। ये मैकेनिज्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, एल्कीन से जो दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाद में ये बोले बताया नहीं गया हमें, याद कर लेते पहले से, एग्जाम में आने वाली है भाई, फटाफट देख लो एक बार। इंपॉर्टेंट डाल दिया, वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा? आप किसी भी एल्कीन को रिएक्ट करेंगे बोरेन या डाइबोरेन के साथ। बोरेन अनस्टेबल फॉर्म में BH3, इसलिए हम डाइबोरेन यूज करते हैं जनरली, B2H6। इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं H2O2 के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म एल्कोहल। अब एक बार देख लो इसको, उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपने कोई एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन एथेन, रिएक्ट विद बोरेन BH3
या डाइबोरेन B2H6। इसमें याद रखने वाली बात इतनी है, अगर आप रिएक्शन B2H6 से कराएंगे तो जितने हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही मोल इसके काम में लेंगे 6, और अगर रिएक्शन BH3 से कराएंगे बोरेन से, ठीक, तो हाइड्रोजन कितने होंगे BH3 3, तो उसके कितने मोल काम में लेंगे 3। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी, आप क्या करेंगे, पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि एल्कीन तो कैसी है, अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल, आप चेक करो दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी है, अलग अलग या समान, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन समान है, और हाइड्रोजन समान है तो एल्कीन पर जो योग हम करेंगे वो आपकी चॉइस से चलेगा, क्योंकि आप कैसे भी तोड़ सकते हो उसको, आपकी चॉइस चलने वाली है इसके अंदर। ठीक है, आप देखो अपनी इच्छा से तोड़ दे, आपने ये अगर तोड़ा ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव किया तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों ही चॉइस आपकी चलेंगी, क्योंकि इधर हमने एल्कीन कैसी यूज की है, सिमेट्रिकल एल्कीन का यूज किया है। तो याद रखें, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बोरॉन का हाइड्राइड है, और हाइड्राइड में H पर जो आवेश है वो नेगेटिव है इस समय, इसलिए इसके 6H नेगेटिव जो हैं वो 6CH2 पॉजिटिव पर जाके जुड़ेंगे। तो ये जो 6CH2 पॉजिटिव जब इस पर जुड़ेंगे, क्लियर, तो क्या होने वाला है, ट्राई एल्किल बोरेन बनने वाला है। कैसे देखना, CH2 पॉजिटिव कितने आपने पास 6, H नेगेटिव भी कितने 6, तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा CH3 में, बॉन्ड कैसा सिंगल, और इस CH2 पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा B यानी बोरेन। बोरेन पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है +3, इसलिए इसके 3 मोल के साथ एक बोरॉन जुड़ सकता है, तो अपना जो बनने वाला है क्या बनने वाला है, CH3 CH2 का होल थ्राइस B, और आगे हमने कितने मोल लगा दिए 2। देखो ध्यान से, अपने एल्किल ग्रुप कितने हो गए 3 2 जा 6, तो 6 तो क्या हो गए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और 2 कौन हो गए बोरॉन, क्योंकि ये बोरेन यहां लगा हुआ है, ये 2 यहां, तो प्रोडक्ट जो बना इस समय ट्राई एल्किल बोरेन। तो ट्राई को हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई एल्किल को क्या लिखेंगे इथाइल, बोरेन को क्या लिखेंगे बोरेन। ठीक है, ये ट्राई एल्किल बोरेन जो बनेगा इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा। यहां प्रेजेंस नहीं आएगी, ध्यान रखना THF की, क्योंकि वो मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन की प्रेजेंस में आपको बोल गया था गलती से। तो यहां हमने क्या बना दिया, ट्राई एथाइल बोरेन जो बना इसको ऑक्सीडाइज करेंगे H2O2 के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। याद रखने की बात इतनी है, जितने मोल एल्कीन के काम में लिए उतने ही मोल H2O2 के काम में लेने 6। ठीक है, तो हमारे पास देखो B कितनी है यहां पर 2, और यहां से 6OH, तो देखो क्या निकलने वाला है, ये 2 मोल निकलने वाले हैं, 2H3BO3, बोरिक एसिड बाहर निकलेगा। कैसे निकला देखना, हमारे पास H कितने थे 6, तो 3 2 जा 6, बोरॉन कितनी है 2, तो बोरॉन भी कितनी थी 2, ऑक्सीजन कितने निकले 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने निकले 6। अब अपने पास कितने मोल बचे एल्किल के, 3 2 जा 6, कौन बचे 6, CH3 CH2 बैलेंसी फ्री, और 6 कौन बच रहा है OH, OH यहां लगा दिया, और प्रोडक्ट क्या बनेगा एथेनॉल। क्लियर, दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद बोरॉन और डाइबोरॉन टू फॉर्म ट्राइएल्किल बोरेन which oxidize Y H2O2 hydrogen peroxide in presence of NaOH gives alcohols। क्लियर, दोबारा से देखें, B2H6 में जितनी हाइड्रोजन है उतनी एल्कीन यूज करनी है, ट्राई एल्किल बोरेन बनाना है, और इस ट्राई एल्किल बोरेन को ऑक्सीडाइज कराना है H2O2 के द्वारा, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड हमने आज स्टार्ट किए, और प्रिपरेशन मेथडों के अंदर हमने 2 मेथड आज कंप्लीट किए। पहला मेथड
हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सेकंड मेथड एल्कीन से था जिसके 2 टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप में आपने क्या किया, बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से, और सेकंड जो एल्कीन से है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।